वेलकम दोस्तों, रॉय क्लासेस के चैनल पे मैं आरपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग सीटेड में पढ़े थे, शॉर्ट में वो भी संपूर्ण का था और हमने लॉरेंस को पढ़ा, वाइगोस्की को पढ़ा और उसके क्वेश्चन भी देखे किस तरीके के हैं। प्रैक्टिस सेट भी होने लगे हैं। प्रैक्टिस सेट आपको अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इसी चैनल पे, तो वहाँ पे जाकर आप प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं सीडीपी के, जो प्रीवियस ईयर में हुए पड़े हैं। और बात करें तो आज जो हमारे वैज्ञानिक, उन वैज्ञानिक बहुत फेमस, मतलब सीटेड के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो बहुत ही जानदार, मतलब हर सीटेड में इनके क्वेश्चन आने ही आने हैं। जिन प्याजे के क्वेश्चन आने ही आने हैं। 3 नंबर 4 नंबर, कभी कभी तो जिन प्याजे कर देता है कि एक चक्कर के लिए लॉरेंस छूट सकते हैं। इन केस का इसलिए लॉरेंस छूटते नहीं हैं। पर इन केस बोला जाए तो एक चक्कर कभी कभार देखेंगे लॉरेंस छूट जाएंगे, पर जिन प्याजे छूट जाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो जिन प्याजे में क्वेश्चन भी बनाने के, देखिए लॉरेंस क्या है कि जो समझ जाता है कॉन्सेप्ट वो एक झटके में लगा लेता है। जैसे पिछले लिए आपने वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं कि लॉरेंस के लिए आपने एक झटके में उनके सही कॉन्सेप्ट को सही तरीके से पढ़ा, तो आपसे तो फिर लॉरेंस छुपने वाले नहीं, आपके सारे लॉरेंस के क्वेश्चन लग जाते हैं। लेकिन बात करें जिन प्याजे में शब्दों की पहेली है, सिद्धांत इनके 2-3, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि 2-3 सिद्धांत क्या क्या है। और बात की जाए इनके में शब्दों की पहेली रहती है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके मतलब आपको पता होना जरूरी है। समावेशन, समायोजन, अनुकूलन क्या है, संतुलन क्या है, असंतुलन क्या है मानसिक चीजों का, आपका स्कीमा क्या है, तो विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, अविलोमीयता, विलोमीयता हुआ, तो वर्गीकरण कब आता है, क्रमबद्धता, सकर्मक अनुमान, तो ये सारे शब्द आते हैं जिसका मतलब आपको पता होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इन शब्दों पे कहानी बन जाते हैं। तो मतलब देखा जाए तो जिन प्याजे एक ऐसे वैज्ञानिक, मतलब एक सीटेड के दृष्टिकोण से देखा जाए एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन बनाने की वैरायटी बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत सारे वैरायटीज हैं जिसमें आप बहुत ढेर तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत कहानियां रह सकते हैं, बहुत तरीके तरीके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और बहुत उलझाया भी जा सकता है। इसलिए जिन प्याजे से क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। पर जैसा कि मैंने कहा कि जैसे आपने लॉरेंस को पढ़ा, जैसे वाइगोस्की को आपने पढ़ा, उसी तरह आपने जिन प्याजे के कॉन्सेप्ट को समझा, उनकी बातों को समझा, तो विश्वास मानिए जिन प्याजे भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं शुरू से कर रहा हूं कि याद करने की जरूरत पड़ने ही वाली नहीं है। तो देखिए, आज जो है वैज्ञानिक को कौन है, जिन प्याजे। तो जिन प्याजे में जो बात आती है कि जिन प्याजे कौन थे, कहाँ के थे, क्या थे, तो ये सब आपसे सीटेड पूछता नहीं, पर जान जाइए कि जिन प्याजे थे आपके स्विट्जरलैंड के। जिन प्याजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। तो जिन प्याजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे और इन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर, और इन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर, कहीं कहीं 35 वर्ष लिखा रहता है, कहीं कहीं 13 वर्ष या 16 वर्ष लिखा रहता है, तो उसकी बात नहीं, 35 वर्षों तक अध्ययन किया। मतलब कि मुख्य बात यह है कि इन्होंने अपने खुद के बच्चों के ऊपर अध्ययन किया। अब अध्ययन करने का मतलब ये मत दिमाग में ला दीजिएगा कि इमेज बना लीजिएगा कि पोस्टमार्टम किए होंगे, काट फाड़ के देखे होंगे दिमाग। अध्ययन करने का मतलब उनका अवलोकन किया कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस अवस्था में किस तरीके के गुण देखने को मिल रहे हैं बच्चों के अंदर, मानसिक चीजों से जुड़ी हुई, तो उन चीजों के लिए वो अपने खुद के बच्चों के ऊपर अध्ययन किया और उसके बाद ये सारी थ्योरी उन्होंने डेवलप की। जिन प्याजे के एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ और शुरू से इस लाइन को मैं बोलते आ रहा हूँ कि जिन प्याजे ने कहा था, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। देखिए, वाइगोस्की के जो बात है, वाइगोस्की कहना था कि बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने के लिए एक समाज की जरूरत पड़ती है। समाज में जब सुबह अंतःक्रिया नहीं करेगा, वयस्कों से मिलेगा नहीं, विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, तब तक उसे अधिगम नहीं होगा, मतलब उसके ज्ञान का निर्माण नहीं होगा। लेकिन जिन प्याजे इसी चीज में थोड़ा सा हट जाते हैं, उनका यह कहना रहता है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा विचारों का तालमेल अलग अलग बैठ जाता है। पर देखा जाए तो जब आप पढ़ेंगे जिन प्याजे को डीप में, जो यूपी टेड वगैरह आप पढ़ते हैं बाकी जगह, तो जब थोड़ा डीप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि दोनों लोग अपनी बातों को कहे तो अलग तरीके से, पर जाके मुद्दा फिर एक ही जगह मिलता है, बच्चों के विकास के बारे में। दोनों एक ही बात पे आके घूमते फिरते एक ही चीज पे एग्री हो जाते हैं। तो जिन प्याजे ने बोला कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, एक पॉइंट उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं।
बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। नन्हे वैज्ञानिक कहने का मतलब यदि बात की जाए तो एक छोटा बच्चा और एक वैज्ञानिक के अंदर इन्होंने कहा कई तरह की सिमिलरिटी पाई जाती है, समानता पाई जाती है। कि एक यदि छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। उसी तरह एक वैज्ञानिक के अंदर जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। एक छोटा बच्चा हर चीज पे सवाल पूछता है, क्यों, क्या, वो उसको हर चीज वास्तविकता में चाहिए। भगवान हनुमान जी उड़ के गए हनुमान जी और पर्वत उठा के लाए संजीवनी बूटी, कैसे उड़ गए, पंख था नहीं तो कैसे उड़ गए। मतलब उसको हर एक चीज को वो वास्तविकता से जुड़ता है। जब उसे संतुष्टि नहीं होगी तब तक उसका क्यों और क्या खत्म होने वाला नहीं है। उसी तरह एक वैज्ञानिक होता है जो कि हर चीज में सवाल बनाता है, क्वेश्चंस बनाता है, क्यों, कैसे, क्या। तो कई तरह की सिमिलरिटी होती है जो छोटे बच्चे और वैज्ञानिक जो दिमाग के व्यक्ति होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। इसलिए जीन पियाजे ने बोला कि बच्चे क्या होते हैं, एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। पॉइंट समझ गए होंगे। तो ये कुछ लाइन थे जिसे जीन पियाजे ने बोला, तो इस पे ध्यान रखिएगा इन दोनों लाइन पर। कहानी में आगे बढ़े तो जीन पियाजे के बारे में पढ़ना क्या है। जीन पियाजे ने जो दिए वो 3 सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत आपका है भाषा का सिद्धांत, दूसरा आता है नैतिकता का सिद्धांत, और तीसरा आता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अमूमन जीन पियाजे को सबसे ज्यादा जो जाना जाता है वो जाना जाता है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए। मतलब यदि हर बच्चे को यदि पूछा जाए जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया तो उसे यही बात पता होगी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ऐसा नहीं, उसको नॉलेज इन दोनों सिद्धांतों के बारे में भी रहेगा कि इस तरीके के लाइन बोला गया है कि विचार भाषा से पहले आती है, पर उसे ये बात नहीं पता होगा कि उसने जो ये लाइन बोला, जीन पियाजे ने जो लाइन बोला गया या जो लाइन जीन पियाजे ने कहा वो लाइन भाषा एवं विचार के सिद्धांत में कहा। नैतिकता से जुड़े हुए भी जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया था और संज्ञानात्मक विकास से भी जुड़ा हुआ उन्होंने एक सिद्धांत अपना दिया था। अब नैतिकता से इनके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर पिछली बार के सीटेट में एक क्वेश्चन था कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अलावा नैतिक विकास का सिद्धांत और किस वैज्ञानिक ने दिया था। अब विश्वास मानिए उसमें नाम किसका था, जीन पियाजे का। तो सिद्धांत पूछे जाए चाहे ना पूछे जाए आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहता हूं शॉर्ट में पढ़िए लेकिन संपूर्ण पढ़िए, छोड़िए कुछ मत। समझ गए। तो देखिए, तो शुरुआत करेंगे पहला जीन पियाजे के भाषा के सिद्धांत से, फिर पहुंचेंगे हम लोग नैतिकता के सिद्धांत, फिर आएंगे हम लोग किस पे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे के तीनों सिद्धांत है, तीनों पढ़ेंगे। तो आज से बस ये मत जानिए कि जीन पियाजे ने सिर्फ संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, बल्कि ये जानिए जाइए कि जीन पियाजे ने भाषा का भी सिद्धांत दिया था, जीन पियाजे ने नैतिकता का भी सिद्धांत दिया है, और जीन पियाजे ने दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे आप मानसिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो पॉइंट शुरू करते हैं जीन पियाजे का पहला सिद्धांत जिसे आप बोलते हैं भाषा का सिद्धांत। किसके अनुसार, जीन पियाजे। नोट कर लो मेरे लालाओं, एकदम नोट करते चलिएगा। तो देखिए, जीन पियाजे का सिद्धांत है कौन सा, भाषा का सिद्धांत। और जीन पियाजे का जो भाषा का सिद्धांत है उसमें उन्होंने जो पॉइंट बोले थे, मैंने बोला था शॉर्ट में पढ़ाऊंगा संपूर्ण, चिंता मत करिए, बिल्कुल शॉर्ट लेके चलूंगा, लेकिन एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। मुख्य मुख्य पॉइंट पे आपको रखते हुए सारी कहानी सुनाऊंगा कि आपको लिखना कम पड़े, पर एक्सप्लेनेशन में या चर्चा परिचर्चा हमारे आपके बीच में सारी कहानी आपको पता चल जाए। तो देखिए, जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया भाषा का सिद्धांत, उसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई। कि पहली चीज आपने वाइगोस्की में पढ़ा था कि भाषा विचार से पहले आती है, या भाषा संज्ञान को सुलभ बनाती है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। मतलब ओवरऑल वाइगोस्की सबसे ज्यादा महत्व देते थे भाषा को, पर जीन पियाजे ने यहीं पर अपनी लाइन बदलते हैं और जीन पियाजे बोलते हैं पहला पॉइंट कि विचार भाषा से पहले आती है। विचार क्या है, भाषा से पहले आती है। मतलब अब जिस लाइन के अंदर विचार को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा वो लाइन किसकी होगी, जीन पियाजे की। जैसे संज्ञानात्मक विकास से भाषा सुलभ बनती है, मतलब किसने है,
जिन प्याजे ने, क्योंकि मैंने इसके पहले के वीडियो वाइगोस्की में भी एक चीज आपको बताया था कि विचार को ही बोलते हैं, विचार की जगह वो कई शब्दों का प्रयोग कर सकता है। विचार को वो संज्ञान बोल सकता है, विचार को ही बोल सकता है संज्ञानात्मक विकास। तो इस बात को समझिएगा, इसी खेल में आप फंसते हैं और इसी खेल से हमें निकलना है मिलकर। तो देखिए, विचार को बोलते हैं संज्ञान और विचार को बोलते हैं गुरु संज्ञानात्मक विकास। अब बात किया जाए कि जहां भी आएगा बात कि विचार को सबसे ज्यादा महत्व देने वाली लाइन आएगी तो वो लाइन किसकी होगी? जिन प्याजे के एकदम दिमाग में बैठा लेना। जैसे संज्ञानात्मक विकास भाषाई विकास को निर्देशित करती है, तो जाहिर सी बात है इसमें किसको महत्व दिया जा रहा है? संज्ञानात्मक विकास को। तो किसने दिया? जिन प्याजे ने दिया। और यही लाइन जब पलटती है कि भाषाई विकास संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है, तो भाषाई विकास मतलब भाषा को ज्यादा महत्व दिया गया, तो ये कौन हो जाएंगे? लियो वाइगोस्की। तो पहला पॉइंट आपने समझ गया कि भाषा विचार से क्या होता है? पहले आता है। बात किया जाए दूसरे पॉइंट पे, तो दूसरे पॉइंट में जो बात थी कि जिन प्याजे ने बताया भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार। हुआ क्या कि जिन प्याजे को ऐसा लगता था कि जैसे चाइनीज, यदि दो चाइनीज बात कर रहे हैं तो तीसरे हम लोग को समझ में नहीं आता। जैसे उदाहरण के लेते हैं, दो कोरियन बात किए जा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आएगा, लगेगा कुछ बोल रहे हैं। दो चाइनीज बात किए जा रहे हैं, अपने को समझ में नहीं आएगा, लगेगा कुछ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह हो सकता है कि दो बच्चे भी जब आपस में, दो बच्चे जब बात करते होंगे तो उनकी कुछ अपनी भाषा होती होगी जो हमको नहीं समझ में आती होगी, बस एक बच्चे से दूसरे बच्चे को समझ में आती होगी, बाकी किसी तीसरे को समझ में नहीं आती होगी। तो उनको लगा कि बच्चे का भी एक समाज होता होगा, बच्चे भी आपस में बातें करते होंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक कमरे में आस पास पड़ोस से बच्चों का किया कलेक्शन, और उन्होंने उठाया और सभी बच्चों को एक कमरे के अंदर रख दिया। मतलब 20-25 बच्चों को उठाया और एक कमरे के अंदर रख दिया। और जब 20-25 बच्चों को उन्होंने एक कमरे में रखा, मैं साइड में कर देता हूं थोड़ा सा, हाँ। तो देखिए, उन्होंने 20-25 बच्चों को एक कमरे के अंदर रखा, और जब उन्होंने 20-25 बच्चों को एक कमरे के अंदर रखा तो वो इस बात की उम्मीद कर रहे थे जिन प्याजे कि सभी बच्चे आपस में बातें करेंगे और हमें देखने को मिलेगा कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट या एक दूसरे से अपने विचारों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं, दूसरा बच्चा उसे समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है। लेकिन जिन प्याजे को होश तब उड़ गए जब उन्होंने देखा कि 2500 बच्चे किसी से बात नहीं कर रहे हैं, वो खुद से बात किए जा रहे हैं। 2500 बच्चे किसी से बात नहीं कर रहे हैं, वो खुद से बात किए जा रहे हैं। तो उसी को उन्होंने बोला अहम केंद्रित भाषा। तो उन्हें भाषा के प्रकार में उन्होंने बताया कि दो प्रकार, पहला अहम केंद्रित भाषा, अहम केंद्रित भाषा, या इसी को उन्होंने बोला सामूहिक एकालाप। सामूहिक एकालाप। देखिए, अहम केंद्रित मतलब जो खुद पे केंद्रित है, किसी दूसरे से बात नहीं करता, खुद से बातें करता, उसे उन्होंने बोला अहम केंद्रित भाषा। और सामूहिक एकालाप इसी चीज को बोला जाता है। और यह शब्द आपसे पिछली बार मैं प्रैक्टिस सेट देख रहा था, पिछली बार के और इस बार के, तो ये शब्द आए थे। सामूहिक मतलब बच्चा कैसे है, 2500 बच्चे कैसे हैं, समूह में हैं। वार्तालाप का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बात करते हैं तो उसे बोलते हैं वार्तालाप। और जब एक व्यक्ति खुद ही से बात करें तो उसको बोलते हैं एकालाप। वार्तालाप में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, पर एकालाप का मतलब होता है कि जब एक ही व्यक्ति है और खुद ही से बात किया जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि बच्चे तो समूह में हैं इसलिए सामूहिक, लेकिन एक बच्चा खुद ही से, बच्चे सभी अपने आप से ही बात करें इसलिए उन्होंने बोला सामूहिक एकालाप। मतलब समूह में होते हुए भी बच्चा एक से बात कर रहा है, वो भी किससे? खुद से, और स्वयं से बात करता है, इसलिए इसको अहम केंद्रित भी बोलते हैं कि सारी बातें किस पे केंद्रित है? खुद पे केंद्रित है, खुद से बातें किया जा रहा है। तो भाषा के प्रकार में उन्होंने बताया पहली भाषा होती है अहम केंद्रित भाषा या सामूहिक एकालाप, और यह पाई जाती है आपकी शैशवावस्था में, शैशवावस्था में, और ये होती है एक तरफा, और ये होती है एक तरफा। एक तरफा का मतलब है कि बच्चा जब बात करता है तो खुद ही बोलता है और खुद ही समझता है, तो एक तरफा बोलते हैं। यदि मैं बोलूं और आप समझ रहे हैं तो मतलब हम दो लोगों के बीच चल रहा है तो उसको दो तरफा बोला जाएगा। पर जब एक ही बोलता है खुद ही समझता, सामने वाले कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है कि मम बोल रहा है कि क्या चाहिए, कि मम्मी बोल रहा है, उसको क्या चाहिए, बस रोए गाया जा रहा है,
तो उसे एक तरफा बोलते हैं, जिसमें वो खुद बोल रहा, खुद समझ रहा है, बाकी को कुछ समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन मैं जब बोल रहा हूं तो आप समझ रहे हैं उस बात को, आप जब बोलेंगे मैं उसे समझूंगा, जिसे बोलते हैं दो तरफा। तो एक भाषा होती है अहम केंद्रित भाषा, जिसे उन्होंने बोला सामूहिक एकालाप, कि बच्चे समूह में होते हुए एक से बात कर रहे हैं, वो भी खुद से, इसलिए सामूहिक एकालाप ये पाई जाती है सहस्रावस्था में, और होती कैसे, एक तरफा। दूसरा उन्होंने प्रकार बताया, दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरा जो प्रकार होता है वो था सामाजिक भाषा। सामाजिक भाषा ये पाई जाती है किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। और ये होती कैसी, एक तरफा की दो तरफा, तो बोला जाए ये कैसी होती है, दो तरफा। अब समझ गए होंगे सामाजिक भाषा कौन सी है, जो हम लोग बातें कर रहे हैं, बाल्यावस्था जब खेलने कूदने की अवस्था होती है, दोस्तों के साथ मिलते हैं, खेलते हैं, बातचीत करते हैं, तो सामाजिक भाषा हो जाती है, जिसमें हम लोग दो तरफा बातें करते हैं, अब अपनी बात करते हैं, दोस्त समझता है, दोस्त की बात आप समझते हैं, तो सारी चीजें कैसी हो जाती है, दो तरफा, वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। तो भाषा के सिद्धांत में आपने जाना पहला पॉइंट कि विचार भाषा से पहले आता है, जिन प्याजे ने बोला है। तो यहां से एक चीज समझिएगा। और दूसरी चीज, भाषा में उन्होंने दो प्रकार बताया, पहला अहम केंद्रित भाषा, जिसे बोला जाता है सामूहिक एकालाप, ये पाई जाती है सहस्रावस्था में, होती है एक तरफा। और दूसरी भाषा होती है सामाजिक भाषा, जो कि बाल्यावस्था में पाई जाती है, होती कैसी है, दो तरफा। और कुछ चीज का मैं कंपेयर करवा दूं आपसे। जैसे एक थे आपके लियो वाइगोस्की और एक थे आपके जिन प्याजे। लेव वाइगोस्की ने भाषा को ज्यादा महत्व दिया और जिन प्याजे ने विचार को। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का समाज में अंतःक्रिया से विकास होता है या सीखता है, और जिन प्याजे का मानना था बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। कंपेयर करके सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे। लेव वाइगोस्की का मानना है कि भाषा विचार से पहले आती है, भाषा विचार से पहले आती है। और जिन प्याजे का मानना था कि विचार भाषा से पहले आती है। बच्चे जब खुद से बातें करते हैं और स्वयं की दिशा दिखाते हैं, कार्य को दिशा दिखाते हैं, तो उन्होंने इसे बोला था प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच या इसे बोलते हैं निजी वाक। और जिन प्याजे के कहानी में जब छोटे बच्चे खुद से बातें करते हैं तो उसे बोलते हैं अहम केंद्रित भाषा। अहम केंद्रित भाषा, या इसे बोला जाता है आपका सामूहिक एकालाप। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों में चीजें वही हैं, थोड़ा सा हटके है, बस कहने का तरीका थोड़ा बदला, चीजों का थोड़ा सा अलग। और जाहिर सी बात है, इनकी सिद्धांत का जो बेस था वो था समाज, कि ये देख रहे थे कि समाज में बच्चे कैसे सीखते हैं, इसलिए समाज के अनुसार सारी चीजें दी है। और लियो जिन प्याजे का जो सिद्धांत था वो चल रहा था बच्चे के मानसिक प्रक्रिया को समझने के लिए। समझिएगा, समाज में जब तक भाषा नहीं तब तक विचारों का कोई महत्व नहीं, इसलिए भाषा पहले। लेकिन एक मानसिक प्रक्रिया की बात की जाए, दिमाग के डेवलप होने की, तो भाषा बच्चा बाद में सीखता है। पानी बोलना बाद में सीखेगा, लेकिन प्यास होने लगने पे मम चाहिए, रोना शुरू कर देगा। मतलब छोटे बच्चे के अंदर भी विचार बनने शुरू हो जाते हैं, भले से उसे बोलना आए चाहे ना आए। इसलिए इन्होंने विचार को क्या रखा, पहले रखा। ज्ञान, स्वयं ज्ञान का क्या होता है, निर्माण। इन्होंने वातावरण में बोला कि बच्चे वातावरण में तो स्वयं ज्ञान का निर्माण कर लेंगे, लेकिन उसी बात को इन्होंने पलट के बोला कि जो तुम वातावरण बोल रहे हो ना, वो एक समाज है और उसके साथ अंतःक्रिया करना ही पड़ेगा। भाषा विचार से पहले आती है, इन्होंने बोला विचार भाषा से पहले आती है। इन्होंने निजी वाक बोला, निजी वाक उन्होंने उन बच्चों के लिए बोला जो खुद से बातें करते हुए अपने कार्यों को दिशा देते हैं और आगे की प्लानिंग करते हैं। और इन्होंने अहम केंद्रित भाषा उन सहस्रावस्था वाले बच्चों को बोला जिनकी भाषा किसी को समझ में नहीं आती, बस रोएंगे, गाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, अब समझ जाइए, बस बोलते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला, अहम केंद्रित भाषा या सामूहिक एकालाप। ऐसा नहीं कि ये गलत या ये सही, दोनों के परिपेक्ष नजरिए अलग थे, दोनों के सिचुएशन स्थिति अलग थी। जैसे प्राइवेट स्पीच वाला बच्चा अलग है और अहम केंद्रित वाले का एज अलग है, लेकिन बस एक जस्ट कंपेयर करवाया ताकि आप समझे रहे।
पर ये मत समझना कि एक गलत दूसरा सही, दोनों के चीजें अलग अलग हैं। दोनों के जो कहानी बोलने के या सिद्धांत देने के जो तरीके थे, या जिस चीज के ऊपर उन्होंने सिद्धांत, वो बेस ही अलग अलग था, इसलिए इतना अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये हुआ जिन प्याजे। तो जिन प्याजे में आपने भाषा के बारे में पढ़ा। जिन प्याजे का अगला सिद्धांत आता है नैतिक विकास का सिद्धांत। चलते हैं अगले सिद्धांत पे। जिन प्याजे का अगला सिद्धांत आता है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत। तो देखिए, जिन प्याजे में जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, तो लॉरेंस की कहानी चली रही थी नैतिकता वैतिकता के ऊपर, तो लगभग वैसा ही दिया। उन्हीं चीजों को देखा उन्होंने और उसी चीज को और सुधारते हुए उन्होंने देने की कोशिश की। पर लॉरेंस ने जो चीज दिया वो बिल्कुल टक्कर में थी। मतलब कि सोच ही सकते हैं कि उन्होंने क्यों पे दिया। हाँ या ना से मतलब नहीं था, लॉरेंस को मतलब ही नहीं था चोरी करता है कि नहीं करता। उसे मतलब था कि चोरी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। मतलब बिल्कुल जड़ पकड़ लिया था लॉरेंस। और जिन प्याजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, इन्होंने भी एज के तीन तीन अवस्थाएं बताए नैतिक विकास के। पर एक बार के लिए आप जान जाइए, मैं जब भी पढ़ाता हूँ, इसको हमेशा पढ़ाता हूँ, पिछली बार जब आया तो लगा कि नहीं पढ़ाना सफल हुआ। इसलिए कभी कभी चीजें पढ़ लिया करिए। मानता हूं इससे क्वेश्चन नहीं, पर इसके शब्दों का आपको तालमेल देखने को कई जगह मिलने वाले हैं। तो देखिए, नैतिक विकास के सिद्धांत में जिन प्याजे ने अवस्था बताई, जिसमें पहली अवस्था थी परायत, पराधीन, विस्मांगी, परायत, पराधीन, विस्मांगी नैतिकता की अवस्था। और एज फैक्टर भी लगभग वही है आपका, 3 या 4 वर्ष से लेके 10 तक है, कहीं कि 9, 3 से 9, 4 से 10 वही रहता है। दूसरी अवस्था उन्होंने बताई सहयोगात्मक अवस्था। नैतिकता की कौन सी अवस्था? सहयोगात्मक नैतिकता की अवस्था। और ये था आपका वही 10 से 12 या 13 तक। तीसरी उन्होंने बताई स्वायत्त। स्वायत्त शब्द को समझे रहिए, इससे यह आपसे बहुत जगह टकराने वाला है। या स्वतंत्र। स्वायत्त मतलब होता है जो स्वतंत्रता चाहते हैं। जैसे होता है ना, अरे यार घर वाले नियम कानून बड़ा लगा देते हैं, एक तो उनको समझ में नहीं आता, हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब आप अपने नियम कानून खुद बनाते हैं, जिससे स्वनियमन बोलते थे लियो वाइगोत्स्की, जब अपने नियम कानून आप खुद बनाना चाहते हैं और आप स्वतंत्र जीना चाहते हैं, तो वो होता है स्वायत्त। मतलब आप घर वालों को मार के आजादी नहीं पाना चाहते, क्रांति नहीं लाना चाहते, पर आप चाहते हैं कि इन बंदिशों से दूर हो, हम अपने नियमों के हिसाब से जिए, तो उसे बोलते हैं स्वायत्त होना या स्वतंत्र नैतिकता की अवस्था। और ये होता है आपका 14 या 13 से लेके 16 तक। कहीं कहीं आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, कहीं 10 से 12 रहेंगे और यह आपका 12 से चला जाएगा आगे तक। तो इसमें एज आगे पीछे देखने को मिलता है, लेकिन हाँ लॉरेंस वाला एज फिक्स है, उसको ध्यान में रखिएगा। इसमें वही चलते हैं। तो देखिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, परायत मतलब होता है दूसरा, पराया। परायत मतलब पराया, दूसरा। पराधीन मतलब पर मतलब दूसरे के अधीन, मतलब दूसरे के अधीन, दूसरे के ऊपर निर्भर होना, दूसरे ने आपको जकड़ के रखा, दूसरे के अधीन है। विषमांगी मतलब होता विषम, ठीक उल्टा होना। नैतिकता, समझ गए नैतिकता? तो देखिए, यह वह एज है जिसमें बच्चे की नैतिकता, जिसमें बच्चे की नैतिकता दूसरे के अधीन होती है, या बोले नैतिकता दूसरों पर निर्भर करती है। नैतिकता दूसरों पर निर्भर करती है। आपने लियो वाइगोत्स्की में सुना था दंड एवं आज्ञा पालन, बस वही कहानी थोड़ा पलटा हुआ है। दंड और आज्ञा पालन कौन करवाएगा? दूसरा। तीनों ने बोला कि इसमें नैतिकता दूसरों का अधीन होती है, तो वो पीटेगा तो मानेगा, नहीं पीटेगा तो नहीं मानेगा। तो बस कहानी अलग है कि ये सबसे छोटा एज होता है, इसमें बच्चे की नैतिकता दूसरों के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा बोलेगा कि
सॉरी बैटरी डाउन हो गया तो मैं ध्यान नहीं दिया। एक बार मैं देख लूँगा वीडियो को बाद में कि कहाँ से वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैं फिर से वहाँ से समझा दूंगा। पर भी मैं नैतिकता के सिद्धांत को शुरू से फिर से समझा देता हूँ आपको। तो देखिए, जिन प्याजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। पहला परायत, पराधीन या विस्मांगी नैतिकता का अवस्था 4 से 10, सहयोगात्मक अवस्था 10 से 13, स्वायत्त स्वतंत्र नैतिकता का अवस्था 13 से 16। तो परायत, पराधीन या विस्मांगी नैतिकता में उन्होंने बताया कि बच्चे की नैतिकता दूसरों के अधीन होती। पराय मतलब दूसरा, दूसरों के क्या होती है? अधीन होती। परायत मतलब दूसरों के क्या होगी? अधीन होगी, दूसरा उसे कंट्रोल करने वाला होता है। और इस एज में नैतिकता क्या होती है? विषम होती है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि बच्चा आपका कॉपी उठाए और 2 पेज पलटे और पलट के पढ़ने के बाद वापस उसे रख दे। वो पेज फाड़ेगा तो फाड़ेगा, पेन पाएगा तो खींचेगा खींचेगा ही, कोई वस्तु पाएगा तोड़ देगा। मतलब जस्ट आप जैसा सोचेंगे ऐसा रहे ये ढंग से, वो ठीक उसका उल्टा ही करेगा। तो उसे बोला जाता है इस अवस्था में नैतिकता बिल्कुल क्या होती है? विषम होती है, और निश्चित है कि ऐसा ही करेगा। दूसरी होती है सहयोगात्मक अवस्था। इसमें उन्होंने बताया कि इस अवस्था में नैतिकता में समझौता होता है। इस अवस्था में नैतिकता में क्या होता है? समझौता होता है। जाहिर बात उन्होंने कहा कि इस अवस्था में नैतिकता में समझौता देखने को मिलेगा। मतलब बच्चा बड़ा होगा 10 वर्ष का, तो थोड़ा जाएगा स्कूल वगैरह में, तो उसको ये देखने को मिला नैतिकता में समझौता। कहने का मतलब कि जैसे नहीं होता क्लास में, यदि हम तुम्हें टिफिन खिलाए हैं तो तुम भी अपना टिफिन हमको खिलाओगे। रोज तुम हमारे साथ टिफिन खाते थे, आज किसी दूसरे दोस्त के साथ खा लिए टिफिन, तो अगले दिन से हमारे साथ नहीं खाओगे। अब आधे आधे हाजमोले तक का हिसाब होगा तो होगा। मतलब नैतिकता में समझौता है कि यदि तुम हमारे साथ नैतिकता निभाओगे तभी हम तुम्हारे साथ नैतिकता निभाएंगे, और एक भी दिन यदि तुमने नैतिकता नहीं निभाई तो फिर भूल जाना कि हम भी तुम्हारे साथ नैतिकता निभाएंगे। तो ये होता है कि ये सहयोगात्मक अवस्था में नैतिकता में क्या पाया जाता है? समझौता पाया जाता है, जहां सामने वाले को देख के आपकी नैतिकता निर्भर करती है। यदि वो नैतिकता आपसे निभा रहा है तो आप भी निभा रहे, यदि उसने नहीं निभाया किसी कारणवश तो आप भी उससे नहीं निभाएंगे। तो इस अवस्था में क्या देखने को मिलती है? कि नैतिकता में समझौता होता है। स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता का अवस्था, ये वो अवस्था होती है जहां बच्चे बिल्कुल बड़े हो गए, किशोरावस्था पहुंच चुके हैं, और इस अवस्था में बच्चा नैतिकता को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। इस अवस्था में क्या होता है? कोई बच्चा नैतिकता चुनने के लिए स्वतंत्र है। मतलब कि यहां पे उसकी नैतिकता फिक्स है, उल्टा करेगा। दूसरा यदि उसे कंट्रोल किया तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। यहां पे उसे नहीं मालूम चोरी करना सही कि गलत है, मारपीट करना सही कि गलत है। यदि तुम मेरा चुराओगे तो हम भी तुम्हारा चुराएंगे, तुम मेरे साथ ऐसा किया तो हम भी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। पर यह वो अवस्था है जहां आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और यहां पे आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उस रास्ते को चुनते हैं कि नहीं चुनते। इसलिए से बोला था स्वतंत्र या स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। तो समझ गए होंगे कि नैतिकता की इन्होंने अवस्थाएं बताई थी। और एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जिन की नैतिक विकास के सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के अलावा किसने दिया था? तो कौन है? जीन पियाजे। अभी जीन पियाजे में आगे और भी टॉपिक बचे हुए, तो अगले वीडियो में मिलेंगे आपको संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के साथ। और मैं पीछे के एक बार बता देता हूं कि यहाँ पे हम लोग लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि लेव वाइगोत्स्की ने भाषा को ज्यादा महत्व दिया, जीन पियाजे ने विचारों को। लेव वाइगोत्स्की ने कहा समाज में अंतःक्रिया करके सीखते हैं, जीन पियाजे ने कहा ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा विचार से पहले आती है, इन्होंने कहा विचार भाषा से पहले आती है। इन्होंने खुद से बात करना, कार्यों को दिशा देने को प्राइवेट स्पीच कहा, निजी बात। और इन्होंने कहा जब बच्चे खुद से बातें करते हैं और दूसरों किसी को समझ में नहीं आता, उसे बोलते हैं सामूहिक एकालाप या अहम केंद्रित भाषा। तो मैं वीडियो में देख लूंगा कि आवाज कहाँ से कटे हुए। उम्मीद करता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा आवाज कटा, मैं बराबर ध्यान दिए जा रहा था। तो ये हुई नैतिक विकास का सिद्धांत। तो अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा जिसमें कि हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में शब्दों को पढ़ना होता है। शब्दों के बाद उसके जो सिद्धांत है, कौन से अवस्था में कौन से गुण पाए जाते हैं, उसको पढ़ना रहता है। और बिल्कुल इस तरीके के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि दिमाग से निकले ही ना निकले, बिल्कुल नहीं निकलने दूंगा, एकदम चीजें समझ में आ जाएंगी। तो टेंशन मत लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो और लगा हो कि जानदार है तो लाइक जरूर कर देना। लाइक बिल्कुल नहीं करते, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आपको प्रैक्टिस सेट का
से CDP की जो प्रैक्टिस सेट है उसके सोल्यूशन भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।